हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। बीएससी मेन एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, और इसका टॉपिक है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 2022 में एग्जाम हुआ था। अगर आप भी 2022 में एग्जाम दिए हों तो आप आंसर की मिलान करना चाहते हैं या फिर आप कितने क्वेश्चन सही करके आएँ, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो स्टूडेंट्स आगे आने वाले ईयर्स में 2023-24 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। उनको एक इससे आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। तो इसके हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, तो इसके पहले भी हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ की क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन आपको बताया हुआ है। हमने एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो आप सभी प्लेलिस्ट चेक जरूर कर लीजिएगा। तो आपको इस वीडियो के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहां से सारे क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं जो कि 2022 में एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पेपर हमको एक स्टूडेंट्स के थ्रू मिला था। उन्होंने टेलीग्राम पर ये क्वेश्चन पेपर सेंड किए थे और उन्होंने आंसर के लिए रिक्वेस्ट किए थे। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं यहाँ पर है, भौतिकी के सभी आधारभूत नियम निम्न फ्रेम में समान रहते हैं। 4 ऑप्शन हैं और आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर दे सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आपको OMR शीट भी मिलेगा। तो आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट हैं उसको आपको OMR शीट में उस बबल्स के जो भी ABCD ऑप्शन करेक्ट हैं तो उसके सामने वाले बबल्स को आपको रंगीन करना होता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसमें 4 आपको बबल्स मिलेंगे और उस 4 बबल्स में जो भी करेक्ट आंसर है तो आपको उस बबल्स को पूरा भरना होता है। तो ये तो हो गया कि आप आंसर कैसे देंगे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 का हम आंसर भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भौतिकी के सभी आधारभूत नियम निम्न फ्रेम में समान रहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जड़त्वीय फ्रेम में। जड़त्वीय फ्रेम में भौतिकी के सभी आधारभूत नियम समान रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी लोग 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, तो जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके हम आसपास की चीज़ें भी कुछ डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है अगले ईयर्स में। तो यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भौतिक में मूल नियम उन सभी निर्देश तंत्र में वही रहता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, घूर्णी फ्रेम, जड़त्वीय फ्रेम या फिर रोटेटरी फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, और ऑप्शन डी मिल जाएगा आपको फ्रेम्स कनेक्टेड टू अर्थ। तो ऑप्शंस वही हैं और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वही होगा इनर्शियल फ्रेम। तो चाहे क्वेश्चन आपको पूछे भौतिक के सभी आधारभूत नियम निम्न फ्रेम में समान रहते हैं, या यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भौतिक के मूल नियम उन सभी निर्देश तंत्र में वही रहते हैं। क्वेश्चन सेम ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 20 का सही था, इनर्शियल फ्रेम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। माइकलसन मोर्ले प्रयोग में पथ की प्रभावी लंबाई 7 मीटर तथा तरंग दैर्ध्य 7000 एंगस्ट्रॉम है, अतः फ्रिंज विस्थापन होगा। तो यहाँ पर आप फ्रिंज विस्थापन के फार्मूले में यहाँ पर जो L की वैल्यू गिवन है और लैम्डा की वैल्यू गिवन है इसको रखेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप इसको सॉल्व करके जो भी आंसर करेक्ट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हमको ये क्वेश्चन पेपर सेंड किए उन्होंने ऑप्शन इसका ए मैच किया है। तो आपका भी जो भी आंसर करेक्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। वेग के साथ द्रव्यमान का परिवर्तन का सही सूत्र है, और यही क्वेश्चन इंग्लिश में है, द वेरिएशन ऑफ मास रिलेटेड इज गिवन बाय चैम्बर्स हैव यूजुअल मीनिंग। तो यहाँ पर जो मास का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जो मास का फार्मूला होता है वो होता है m = m0 अपान रूट में होता है 1 - v² अपान c²। यहाँ पर जो m0 है वो रेस्ट मास है और यहाँ पर जो v है वो स्पीड्स ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं, और यहाँ पर जो c है स्पीड ऑफ लाइट्स है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो ऑप्शन का कौन करेक्ट है, m = m0 अपान रूट 1 - v² अपान c²। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर सेंड किए हैं उन्होंने ऑप्शन 20 का मैच किया था, तो उनका ये क्वेश्चन गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, m = m0 अपान रूट 1 - v² अपान c²। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, तो इसका फार्मूला होता है E = mc²। आपने इसको क्लास 12 में भी पढ़ा होगा। तो आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा E = mc², यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है
और फोटान बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को ओबे करता है और ये बोसांस कहलाता है। तो फोटान का हमसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है, फोटान का विराम द्रव्यमान है तो वो शून्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। एक कण की कुल सापेक्षिक गतिज ऊर्जा E, विराम द्रव्यमान m0 तथा संवेग p के पदों में होती है। तो जो एनर्जी का फार्मूला है m0 और संवेग के पदों में, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। जो फार्मूला होता है इसका E² इक्वल टू होता है m0² c⁴ प्लस p² c²। यहाँ पर जो E है वो एनर्जी है, और यहाँ पर जो m0 है या फिर m0 है वो रेस्ट मास है, और यहाँ पर जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट्स है, और यहाँ पर p जो है वो संवेग है या फिर मोमेंटम है। तो यहाँ से हम E निकालेंगे अगर E, तो E² की वैल्यू m0² c⁴ प्लस p² c², और यहाँ से E निकालेंगे तो जाएगा ये m0² c⁴ प्लस p² c², यानी रूट में हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से मैच कर लीजिए जो कौन सा करेक्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, E इक्वल टू रूट m0² c⁴ प्लस p c²। ऑप्शन ए इसका रॉन्ग आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर p² c² आ रहा है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। E इक्वल टू रूट m0² c⁴ प्लस p² c²। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप भी एकदम अच्छे से देख लीजिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वे फ्रेम जिनमें जड़त्व के नियम का पालन होता है वो जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। एकदम सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, एक लाइन का, आपको पता होगा। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। फ्रेम फॉर विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड आर कॉल्ड इनर्शिया फ्रेम, यानी जो वो फ्रेम जो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं वो जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। सिंपल सा है, और इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम या फिर जड़त्वीय फ्रेम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कौन सा सही संबंध है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस हैं और इसका पूछा है हमसे कौन सा करेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर जो टाइम का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा वो T इक्वल टू हो जाएगा T0/√1 - v² c²। तो सेम वही फार्मूला जो मास का भी हमने पढ़ा था, m इक्वल टू m0/√1 - v² c²। तो फार्मूला सेम है, यहाँ पर m के स्थान पे हम T ले लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं यहाँ पर T इक्वल टू T0/√1 - v² c²। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सारे ही फार्मूला एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे ही फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और मास का भी आप इसको नोट कर लीजिए साथ में, m इक्वल टू m0/√1 - v² c²। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस कण की गति क्या होगी जिसकी कुल ऊर्जा विराम द्रव्यमान की ऊर्जा की 2 गुनी होती है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिलेशंस क्या है, कुल ऊर्जा हम मान लेते हैं E है, तो उसकी जो विराम ऊर्जा है वो E0 है, तो E0 का 2 गुना है, यानी कुल ऊर्जा विराम द्रव्यमान की ऊर्जा की 2 गुना है। यानी यहाँ पर जो E है वो 2 गुना है विराम द्रव्यमान की ऊर्जा की है। तो यहाँ पर हम E इक्वल टू E0 क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी जो फार्मूला होता है E इक्वल टू mc² होता है, और यहाँ पर जो E है एनर्जी वो प्रोपोर्शनल होती है मास के। यहाँ पर C0 वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप ये वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, m इक्वल टू m0/√1 - v² c² से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है m के, तो यहाँ से हो जाएगा m इक्वल टू 2m0। तो आप या तो फिर मास वाले फार्मूला रख लीजिए अगर आपको एनर्जी में ही रखना है। तो क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, E इक्वल टू 2E0 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर एनर्जी का फार्मूला लगा देंगे हम, E इक्वल टू E0/√1 - v² c²। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कण की गति क्या होगी, यानी v की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम सारे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखा भी देते हैं यहाँ पर। तो E की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 2E0 इक्वल टू रूट, यानी E0 अपान यहाँ पर E0 अपान फिर रूट में हो जाएगा 1 - v² c²। यहाँ से E0 या फिर E0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 इक्वल टू आ जाएगा 1/√1 - v² c²। इसको हम त्रिज्या गुणा कर देंगे यहाँ से, तो जाएगा ये रूट में 1 - v² c² आ जाएगा 1/2 के, और रूट हटाएंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो जाएगा ये 1 - v² c², यानी इधर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से हम इसको v² c² की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा ये 1 - 1/4। तो यहाँ 4 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 - 1 आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से जो v² c² की वैल्यू आ गई, v² c² की वैल्यू आ गई, वो आ गया 3/4। अगर हम v/c की वैल्यू निकालते हैं v/c, तो यहाँ पर दोनों तरफ हम वर्गमूल फिर ले लेंगे, तो v² c² वर्गमूल के बाहर आ जाएगा v/c, और यहाँ पर √3 है तो रूट वर्गमूल लेंगे तो √3 हो जाएगा। थोड़ा इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा √3 1.732 था और 2 × c,
तो यहाँ 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा ये 0.866 यहाँ पर सी। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, जो वी की वैल्यू आई वी इक्वल टू 0.866 सी। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सेंड किया उन्होंने भी ऑप्शन डी इसका मैच, ऑप्शन डी उन्होंने भी टिक किया है, तो उनका भी इस क्वेश्चन का आंसर सही है और उनको इस क्वेश्चन के लिए पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, एक कण का संवेग mc है। यहाँ पर जो m है वो द्रव्यमान है और जो c है वो प्रकाश की चाल है। जहाँ m उसका द्रव्यमान है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पर संवेग mc है तो 1/2 mc²। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 mc², या फिर इसको हम ले सकते हैं p²/2m, यानी m का हम नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो m² c² हो जाएगा ये p² या फिर mc² और अपॉन 2m। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, नन ऑफ द एबव। यहाँ पर mc² ये एनर्जी का फार्मूला होता है, तो हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा 1/2 mc²। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगर आपको लगता है कि और कोई ऑप्शन इसका करेक्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और क्यों है करेक्ट तो ये भी आप जरूर बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। प्रकाश की चाल सभी जड़त्वीय फ्रेम में समान रहती है। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट या फिर नियतांक सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। लंबाई में संकुचन का सूत्र है। तो यही क्वेश्चन इंग्लिश में है, द फार्मूला फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला। तो ये होता है L = L0√1 - v²/mc²। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है। और तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, L = L0√1 - v²/c²। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। वेग के साथ द्रव्यमान परिवर्तन का सूत्र। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसका जो फार्मूला होता है वही होता है m = m0 और अपान में √1 - v²/c²। तो इससे रिलेटेड हमने कई क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं। इसी क्वेश्चन पेपर में इस फार्मूले से कम 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। हमने इसके पहले भी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, m = m0 अपान √1 - v²/c²। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। लॉरेंज रूपांतरण के आधार पर दो जड़त्वीय फ्रेमों में x तथा x' के बीच संबंध है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x = x' - v t' अपान √1 - v²/c²। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर y' होता है y, जो कि फार्मूला है यहाँ पर लॉरेंज रूपांतरण का फार्मूला है। y' y होता है और z होता है। और x हम आपको बता दिया x = यहाँ पर x' - v t' अपान √1 - v²/c²। और यहाँ पर जो t' होता है, t' की वैल्यू होती है t - v x/c²। ये सारे ही लॉरेंज रूपांतरण इक्वेशंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। और लॉरेंज रूपांतरण में जो t का फार्मूला होता है, t = होता है t' - v x' अपान c² √1 - v²/c²। तो ये फार्मूला भी है लॉरेंज रूपांतरण इक्वेशंस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। लॉरेंज रूपांतरण के आधार पर दो जड़त्वीय फ्रेमों में t तथा t' के बीच संबंध है। देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभी हमने आपको बताया ही t = t' - v x' अपान c² और अपान में √1 - v²/c²। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेग में परिवर्तन के साथ द्रव्यमान बदलता है। ऑप्शन ए असत्य है, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में देख सकते हैं, द मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज एज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। तो ये जो भी स्टेटमेंट्स है ये सत्य है, ट्रू है। यानी वेग परिवर्तन के साथ साथ द्रव्यमान बदलता है। यानी कोई वस्तु तेज़ी से चल रही है या तेज़ी से गति कर रही है तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। जितनी तेज़ी से वो बढ़ती जाएगी, कोई भी वस्तु गति कर रही है वो बढ़ रही है लगातार उसकी गति, तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। तो ये कथन सत्य है, ये स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। किसी छड़ की लंबाई में कमी उसकी लंब दिशा में भी होता है। तो
तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के भी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, लॉरेंज रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण में समाहित हो जाते हैं जब कण का वेग v है। तो अगर v की वैल्यू बहुत कम है, वेरी लेस देन है c से, तो वहाँ पर लॉरेंज रूपांतरण समीकरण जो है वो गैलीलियन रूपांतरण में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आर रिड्यूस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इज, यानी v की वैल्यू अगर बहुत कम है c से, यहाँ जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट से, तो इसकी v की वैल्यू बहुत कम है c से, तो वहाँ पर लॉरेंज रूपांतरण जो है वो गैलीलियन रूपांतरण में बदल जाता है या फिर समाहित हो जाता है या फिर रिड्यूस्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है, तो लॉरेंज के अनुसार जो कोई भी वस्तु प्रकाश के वेग से अधिक वेग से गति नहीं कर सकती है, और जो v का मान है वो हमेशा ही c से कम होना चाहिए लॉरेंज रूपांतरण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। दो पिंड एक दूसरे की ओर 0.95 यानी 0.95 c के वेग से गति कर रहे हैं, उनकी सापेक्षिक चाल ज्ञात करो। तो क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर है, दो पिंड एक दूसरे की ओर 0.95 c वेग से गति कर रहे हैं, उनकी सापेक्षिक चाल ज्ञात करो। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है, टू ऑब्जेक्ट्स मूव टुवार्ड्स ईच अदर विद स्पीड ऑफ 0.95 c इन लेबोरेटरी फ्रेम, कैलकुलेट देयर रिलेटिव स्पीड। तो दो पिंड हैं एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं 0.95 c से, और हमसे पूछा क्या गया है उनकी सापेक्षिक चाल, यानी कि रिलेटिव स्पीड पूछा गया है। तो इनका जो फार्मूला होता है यहाँ पर हम यूज करेंगे, यानी दो वेगों के योग का जो अपेक्षिक सूत्र होता है, अपेक्षिक फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, वो होता है v1। अगर एक चाल उसकी v1 है, दूसरा v2 है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा v1 + v2 अपॉन 1 + v1 v2 अपॉन c स्क्वायर। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे सापेक्षिक चाल के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सापेक्षिक चाल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव स्पीड या फिर सापेक्षिक चाल। तो इसका जो फार्मूला हो गया v1 + v2 अपॉन 1 + v1 v2 अपॉन c स्क्वायर। इसी फार्मूला में हम v1 के स्थान पर रख देंगे, यहाँ पर v1 v2 तो सेम ही है, 0.95 c दोनों ही हैं, यानी v1 = v2 = 0.95 c। इसी फार्मूला में हम रख कर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको फार्मूला बता दिया है, तो आप इसी फार्मूले में यहाँ पर v1 और v2 के स्थान पे आप 0.95 c रखेंगे, और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शंस में कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा। तो आप इसको फार्मूला पे सारे वैल्यू पुट करके v1 v2 के स्थान पे 0.95 c रख कर इसको सॉल्व करेंगे, कोई सा भी ऑप्शन इसका मैच करेगा। तो आप इसको इसके आगे का जो भी कैलकुलेशन है आप इसको अपने से कर लेना, और इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। 1 AMU यानी 1 AMU का मान होता है, तो 1 AMU में 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो ये पार्ट 2 वीडियो है इसके सॉल्यूशंस का, तो इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्दी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी इसका 3rd पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 31 के आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से आगे टोटल 100 क्वेश्चन है, जब भी इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम आपको बहुत जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, यूट्यूब पर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले वो वीडियो देख पाएँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में।